क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स का क्या ट्रेंड रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस समय। इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. So हम इस चैप्टर को क्वेश्चन से फॉर्म में करेंगे। So पहला क्वेश्चन है what and why, so when and why did era of coalition politics started in India? So कब से इंडिया में कोalition politics, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कोalition politics होता है क्या। देखो कोalition politics मतलब कि मिली जुली पॉलिटिक्स, यानी कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी को लगता है कि वो सरकार अकेले अपने दम पे नहीं बना पाएगा, तो उस समय वो इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं और मिल के सरकार बनाने इलेक्शन लड़ते हैं और तब सरकार बनाते हैं। तो ऐसे पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं कोalition पॉलिटिक्स। ठीक है, सो पॉलिटिक्स दैट जो कि हम 1989 के बाद एक रेगुलर फेनोमेना हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो हम हैं। द एरा कब हुआ था, वैसे तो 1989 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, सो द इलेक्शन ऑफ 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन मेजोरिटी ऑफ एनी अदर पार्टी। देखो 1989 में कांग्रेस हार जाता है, हारने के बाद किसी और पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता इंडिया में। दो द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, इट डिड नॉट हैव क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू सिट इन ऑपोजिशन। देखो क्या हुआ कि ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी सबसे बड़ा पार्टी था। आपको पता है इंडिया में सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी को 273 सीट्स चाहिए होता है आउट ऑफ 543। तो कांग्रेस को ये 273 का जो मैजिकल फिगर है ये नहीं मिला था, लेकिन कम सीट मिला था। हालांकि बाकी पार्टियों से ज़्यादा मिला था, बट उतना ज़्यादा नहीं मिला था कि सरकार बना पाए। तो उसने डिसाइड किया कि वो ऑपोजिशन में बैठेगा। ठीक है, अब देखो द नेशनल फ्रंट विच इटसेल्फ वाज ए अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम अदर regional party received support from the BJP and left front from outside. It means that they did not join the government. On this basis the national front formed the coalition government. देखो अब कौन सा अलायंस ने सरकार बनाया, जिसका नाम था नेशनल फ्रंट। सो ये आपको याद रखना है कि 1989 के बाद नेशनल फ्रंट जो है वो एक कोalition गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश करता है। और इसमें कौन कौन से पार्टी मिले हुए थे, तो एक तो जनता दल था, नेशनल फ्रंट में जनता दल था, फिर कुछ और रीजनल पार्टी थे इसके अंदर, और बीजेपी का भी सपोर्ट था और लेफ्ट का भी सपोर्ट, लेफ्ट मतलब सीपीआई सीपीएम का सपोर्ट था। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि इन सारे पार्टी ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल फ्रंट जो है वो कोalition गवर्नमेंट बनाता है। कोalition गवर्नमेंट मतलब मिलीजुली सरकार, और इसमें बहुत सारे पार्टी मिलकर बनाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। दूसरी बात एक चीज़ ये भी है कि नेशनल फ्रंट जो था वो एक अपने आप में कोalition था। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। और नेक्स्ट है हमारा मेंशन द सम ऑफ द फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगिन इन 1989। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जब मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या फीचर था उस समय। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जब वो ऐसा सिस्टम इन विच मेनी पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, बहुत सारे पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, ऐसे सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। सो फ्रॉम वैसे तो इंडिया में शुरू से मल्टी पार्टी सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कांग्रेस का डोमिनेंस था। इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 1989 से पहले इंडिया में पूरी तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम था, क्योंकि कांग्रेस डोमिनेट करता था, सिंगल पार्टी डोमिनेट करता था। लेकिन ट्रू मायने में हम देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया में 1989 से शुरू हुआ था। सो फ्रॉम 1989 द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थे कंटेस्ट करते थे पहले से। आवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, और पार्लियामेंट में करीब करीब बहुत सारे पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। आफ्टर 89 देयर वाज ए इमर्जेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टी इन सच ए वे दैट वन और टू पार्टी डिड नॉट गेट मोस्ट ऑफ द वोट्स और सीट्स। बाद में 89 में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने लगे, और दूसरी बात ये भी थी कि कोई भी पार्टी को सिंगल पार्टी को इतना सीट्स नहीं मिलने लगा जो कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना पाए। सो इसके दिस मीन्स दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड क्लियर मेजोरिटी। ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन लोकसभा 89 के इलेक्शन जब हुआ उसके बाद से। सो दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्ले
क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग पार्टी। और एक ऐसा सिचुएशन डेवलप हुआ जहाँ पे कि जो स्टेट के पार्टी थे या कोई जैसे अकाली दल हो गया, डीएमके हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे पार्टी थे जो कि स्टेट में ज़्यादा डोमिनेंट थे पहले, ये पार्टी अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगी। वो लोग उनके सपोर्ट से सेंटर में गवर्नमेंट बनने लगा, सेंटर मतलब लोकसभा में। और इस तरह से हम बोलते हैं कि इंडिया में ये कोएलिशन एरा शुरू हो जाता है, ऐसा पीरियड जहाँ पे कि कोई भी सिंगल पार्टी सरकार नहीं बना पाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ टू कोएलिशन गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कोएलिशन गवर्नमेंट के, मिलीजुली सरकार जो हुआ था। सो एनडीए नेशनल फ्रंट जो था 1989 में सरकार बनाया था। उसका दूसरा आया था यूनाइटेड फ्रंट जो था 1996 से 1997 तक इस कोएलिशन गवर्नमेंट का सरकार था। एनडीए उसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी इसका लेड बाय बीजेपी 1998 में बना था। यूपीए जो था वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस लेड था ये, और 2004 से 2014 तक इसका सरकार था। ठीक है, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? सो फॉर द 3 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी केप्ट ऑन डोमिनेटिंग द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम। देखो हमने पहले देख रखा है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में या इवन बाद में कि करीब करीब 30 सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस जो है डोमिनेट करती रही, कांग्रेस ही जीतता रहा, कांग्रेस ही सरकार बनाता रहा। वन ऑफ द रीजन वाज दैट द पार्टी इटसेल्फ हैज अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट सोशल स्टार्टा एंड ग्रुप्स। दिस गेव राइज टू द टर्म कांग्रेस सिस्टम। ऐसा क्यों था कि कांग्रेस जो था ना एक ऐसा पार्टी था जिसके अंदर अलग अलग इंटरेस्ट के लोग, अलग अलग सोशल स्टार्टा के लोग जो थे, ग्रुप के लोग जो थे वो मेंबर थे इसके। इसमें लेबर वर्कर्स भी थे, इसमें इंडस्ट्रीज भी थे, इसमें फार्मर भी थे, इसमें पीजेंट्स भी थे, इसमें ज़मींदार भी थे, इसमें रिच थे, पुअर थे, एवरीबडी, लोअर कास्ट के भी थे, अपर कास्ट के भी थे। सो इट रिप्रेजेंटेड एवरी शेड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड दैट इज दिस गेव कांग्रेस ए gave rise to a term that is कांग्रेस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, कांग्रेस एक ऐसा पार्टी था, एक ऐसा सिस्टम था जो कि करीब करीब सारे ग्रुप और स्टार्टा और सोशल स्टार्टा को रिप्रेजेंट करता था एंड दैट इज कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, सो नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट। आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? मिलीजुली सरकार। जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता उस समय बहुत सारे पार्टी मिल के सरकार बनाते हैं, और ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। देखो क्या है, इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर एंड वेस्ट स्टेट लेवल ए पार्टी हैज़ टू गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन। मैंने बताया था ना, अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा में हमें 273 सीट चाहिए। कितने? 273 सीट्स चाहिए आउट ऑफ 543, तभी एक पार्टी सरकार बना सकता है। ठीक है, सम टाइम इट हैपेंस दैट नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी एट दैट टाइम 2 or more पार्टीज हैविंग सिमिलर आइडियोलॉजी कम टुगेदर एंड प्रूव मेजोरिटी इन द हाउस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सच गवर्नमेंट इज टर्म्ड कोलिशन गवर्नमेंट। तो जब क्या होता है कि कोई किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता उस समय 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जो होते हैं जिनका आइडियोलॉजी सिमिलर है वो एक साथ मिल जाते हैं और मिल के मेजोरिटी प्रूव करते हैं और इस तरह सरकार बनाते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि यूपीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, जो ऊपर मैंने बताया था अभी 2004 और 1998 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट हैव बीन द मेजर ट्रेंड्स इन द इलेक्शन प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस एंड बीजेपी सिंस 1989। बुक में ग्राफ दिया हुआ, उस ग्राफ के बेसिस पे है ये। In 1989, Congress party lost election, but no other party got majority. So coalition era started when United Front formed. When United Front formed, the government supported by BJP and Left Front. ठीक है, सो 1989 में हम देखते हैं कि कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता उस समय और कांग्रेस डिसाइड करती है कि अपोजिशन में बैठेगी। तो उस समय क्या होता है कि कुछ कोलिशन एरा शुरू होता है जहाँ पे कि यूनाइटेड फ्रंट जो था आप कुछ पार्टियों के सपोर्ट से सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट सरकार बनाता है। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि T9 के बाद हमारा क्या ट्रेंड था। इन 1990 द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट तो पहले जो था यूनाइटेड फ्रंट था, नेक्स्ट है नेशनल फ्रंट बनाता है गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट एंड कांग्रेस। अब देखो कांग्रेस के सपोर्ट से, पहले यहाँ बीजेपी के सपोर्ट से था यूनाइटेड फ्रंट, अब नेशनल फ्रंट जो था लेफ्ट, और यहाँ भी लेफ्ट था वैसे तो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में चेंज हो जाता है। जब नेशनल फ्रंट बनता है उसमें कांग्रेस का सपोर्ट था उसमें। ठीक है, सो कांग्रेस का सपोर्ट से बनता है यहाँ पे। बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट पोजीशन इन इलेक्शन 1991 और 1996 में। बाद में 1996 में बीजेपी का सरकार बनता है
लेकिन वो सरकार चलता नहीं है। 1996 में बीजेपी एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट बट कुड नॉट सिक्योर मेजोरिटी इन द लोकसभा। देखो सबसे बड़ा पार्टी था बीजेपी 1996 का जो इलेक्शन था उसमें, और उसको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाता है। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग ए कोalition गवर्नमेंट इन May 1998। सो अब बाद में क्या होता है ना कि फिर से 1998 में एक कोalition गवर्नमेंट बनता है, कोalition गवर्नमेंट मिलीजुली सरकार, उसमें बीजेपी सरकार बनाता है, और ये 1 ईयर तक चलता है सरकार 1999 तक। उसके बाद 1919 में फिर से इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में दोबारा से बीजेपी जो है वो सरकार बनाता है। और बीजेपी का जो सरकार था, गवर्नमेंट था, वो एनडीए गवर्नमेंट था। एनडीए गवर्नमेंट मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये भी बहुत सारे पार्टी मिलकर बना हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इस तरह से वो 5 साल कंप्लीट करते हैं कोalition गवर्नमेंट को लेके, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रॉम 1991 कांग्रेस रूल्ड विद द 1991 से हम थोड़ा पहले चलते हैं। 1991 में ये तो हो गया कि 1991 में जो आपको बताएं कि ये कांग्रेस जो था उसने सरकार बनाया था, और ऑल इंडिया द्रविडियन मुनेत्र खजगन ऑल इन AIADMK अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव का सरकार बना था 1991 में। और ये सरकार जो था कांग्रेस और ऑल इंडिया AIADMK के सपोर्ट से बना था। यूनाइटेड फ्रंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट फ्रॉम 1996-97। सो यूनाइटेड फ्रंट जो था कांग्रेस और इसका अलायंस था, आई मीन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाया था कांग्रेस के सपोर्ट से, अंडर लीडरशिप ऑफ HD देवेगौड़ा। एंड इन 1997-1998 I.K. गुजराल। सो बहुत 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, ठीक है। कांग्रेस हैज़ वन मोर नंबर ऑफ सीट्स इन 2004 बट कुड नॉट गेट मेजोरिटी, सो कांग्रेस मेड अलायंसेस एंड दस UPA वाज फॉर्म। से 2004 में हम देखते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिला था, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं था, तो उस समय उसने एक कोalition गवर्नमेंट बनाया था, अलायंस फॉर्म किया था, ग्रुप, और बहुत सारे पार्टी मिलकर, एंड फाइनली उन्होंने सरकार बनाया था प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर, ठीक है। तो ये एक तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस और बीजेपी का क्या था, किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था इस 89 के बाद, और 2014 के बाद बीजेपी का गवर्नमेंट बना है। आज भी बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 10 ईयर होने वाला है, और उससे पहले 10 ईयर जो था 2004 से 2014 तक कांग्रेस लेड कोalition गवर्नमेंट का गवर्नमेंट था, लेकिन बीजेपी जो है अपने ऊपर पूरा मेजोरिटी से गवर्नमेंट बना रखा है। फ़र्क दोनों में यही है। अरेंज द PM इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिंस 1989। सो 1989 से कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? पहले VP सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर बने थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन से पार्टी के बिलोंग करते हैं आपको लर्न करना है इसमें। नरसिम्हा राव बने थे, फिर वाजपेयी जो थे HD देवेगौड़ा, उसके बाद I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने, उनके बाद मनमोहन सिंह बने। मनमोहन सिंह के बाद हम देखते हैं जो आपके मोदी थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है, बीजेपी के थे, ये बने हैं। सो ये सारे ये प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे 19 बाद, ठीक है। अब आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म OBC। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। द टर्म OBC refers to administrative category other backward classes. There are community other than SC and ST who suffered from education and social backwardness. These are also referred to as backward class, ठीक है। सो OBC में तो अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, ये नहीं कि सोशल कैटेगरी है, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अदर बैकवर्ड कास्ट। तो हम ये देखते हैं कि SC ST के अलावा और भी बहुत सारे कम्युनिटी थे जिनको जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड थे, ऐसे कम्युनिटी को हमने OBC बोला जाता है। ऐसे नेम टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जनता पार्टी दैट हैड अ पावरफुल रूलर बेस अमंग द सम सेक्शन ऑफ OBC। सो OBC में कौन सा 2 पार्टी थे जिसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था? एक तो भारतीय क्रांति दल था, सो यू हैव टू लर्न द नेम, एंड संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न द नेम, ठीक है। व्हाट वाज द मंडल कमीशन एंड व्हाई इट वाज सेटअप। सो मंडल कमीशन क्या था हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। व्हाट आर इट्स पर्पस एंड व्हाट वर इट्स रिकमेंडेशन। तो इसका क्यों बनाया गया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप दिस मंडल कमीशन। उसके बाद व्हाट रिकमेंडेशन डिड इट गिव,
क्या रिकमेंडेशन इसने दिया था, क्या सुझाव दिया था, क्या गवर्नमेंट उस सुझाव को माना था, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1978 टू लुक 1978, ठीक है। सो आपको पता है कि 1978 में एक गवर्नमेंट बना था। उस गवर्नमेंट ये 78 में वो गवर्नमेंट था, जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, जो कि इमरजेंसी के बाद बनाया गया था। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है पहले। लुक इनटू रिकमेंडेड लुक इनटू एंड रिकमेंड द वेज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो जो लोग पिछड़े हैं इंडिया में, SC ST के अलावा, ऐसे लोग इम्प्रूव करने का कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो इम्प्रूव हो सके। और एक कमीशन सेटअप किया था। उस कमीशन का नाम जो था ये मंडल कमीशन था। द कमीशन वाज ऑफिशियली कॉल्ड द सेकेंड बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, क्लास कमीशन, पॉपुलर इन्होंने मंडल कमीशन, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो BP मंडल थे और उस BP मंडल के नाम पे कमीशन रखा गया था। कमीशन मतलब होता है कुछ लोगों को गवर्नमेंट चुनता है और उसमें जो एक चेयरमैन होते हैं उनके नाम पर जनरली वो कमीशन का नाम रखा जाता है, और भी सारे मेंबर होते हैं और इनका कुछ काम दिया जाता है, कुछ चीज़ को स्टडी कर उसको कुछ इश्यूज को स्टडी करके उसका रिपोर्ट सबमिट करना, जिससे कि गवर्नमेंट को क्लियर हो सके क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कितने लोग एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, ये पता लगाना। दूसरा कि टू रिकमेंड द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज बैकवर्ड क्लासेस। तो इनको हम कैसे इस क्लासेस को पहचाने कि कौन लोग है सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड है, क्या तरीका है उसको, ये सुझाव देने को कहा गया था मंडल कमीशन को। एंड इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेज इन विच दीज बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड। और ये भी इस कमीशन का जिम्मेदारी था ये बताने कि कैसे हम इस बैकवर्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद फाइनली अपना सुझाव दिए, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1918, ठीक है। 1980 में रिकमेंडेशन दिए, मतलब इन्होंने सुझाव दिया। क्या था? पहला रिकमेंडेशन था कि रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, कि 27% सीट रिजर्व कर देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म्स एंड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ OBC। तो इन्होंने ये भी बोला था लैंड में सुधार लाने के लिए जिससे कि OBC को फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द इंदिरा सोहनी केस? इंदिरा सोहनी केस क्या था? देखो, इंदिरा सोहनी केस क्या था, इसके एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन फाइल किए गए थे अगेंस्ट रिजर्वेशन दैट इज रिकमेंडेड बाय मंडल कमीशन। देखो, इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो था 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनता है, जिसका जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो BP सिंह होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन देंगे हम OBC को गवर्नमेंट जॉब में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग एंड दिस डिसीजन स्पार्क। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया, एजिटेशन मूवमेंट शुरू हो गया, वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में। द डिसीजन वाज देन चैलेंज। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि कैसे गवर्नमेंट किसी OBC को रिजर्वेशन दे सकता है। और बहुत सारे पिटीशन हैं, उन सारे पिटीशनों को पुट टुगेदर इज नोन एज इंदिरा सोहनी केस, ठीक है, केस आफ्टर द नेम ऑफ द पिटिशनर। सो 1992 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक कि इस देखो, सुप्रीम कोर्ट गेव रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सही कर रहा है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया। और इस तब से इंडिया में OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और कुछ लोग जनरल कैटेगरी के लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं, उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं। उनको लगता है कि क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए, कोई और तरीका हो सकता है ऐसे OBC को अपलिफ्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ BJP। BSP मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, इसको बनाने में जो आज मायावती इसकी लीडर है, कांसीराम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। राइट ए नोट ऑन BMCEF, BMCEF का क्या नोट है, मतलब फुल फॉर्म है
तो मैंने बताया बैमसेफ है। देखो इन 1978 द बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कमीशन एम्प्लॉय फेडरेशन, देखो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमीशन कमिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, देखो जो गवर्नमेंट जॉब में लोग थे उनमें उनमें जो बैकवर्ड लोग थे ना, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हम बोलते हैं बैमसेफ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग भी बैकवर्ड थे, हाँ माइनॉरिटी थे, ऐसे लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, एंड दैट ग्रुप केम टू बी नोन एज बैमसेफ। ठीक है, सो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयर फेडरेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन of government employee. It took a strong position in favor of the political powers to बहुजन। देखो ये सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं था, ट्रेड यूनियन मतलब होता है कि किसी इंडस्ट्री में यूनियन होते हैं, ऐसा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा था। क्या था ये कि इसका ये मानना था कि जो टुक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ कि पॉलिटिकल पावर टू बहुजन, बहुजन मतलब बहुजनों को पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए। क्यों? बहुजन कौन है? SC ST OBC और माइनॉरिटी, अगर ये मिल जाए ना तो अपने आप में एक मेजोरिटी बन सकते हैं और दे कैन कम टू पावर। इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड लेटर द बहुजन समाजवादी पार्टी एमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। तो इसी से पहले तो था दलित में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको शोषित समाज संघर्ष समिति, तो एक समिति बनाया गया था और इसी समिति से बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी बना। और इनका क्या मानना था हम देखेंगे यहाँ पे कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो दे आर मेजोरिटी इन इंडिया एंड इफ़ दे कम टुगेदर फॉर्म्स ए पार्टी एंड फाइट इलेक्शन एंड दे कैन कम टू पावर। ठीक है, और इस तरह से दे कैन डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर बैकवर्डनेस इन BSP बिगेन एज ए स्मॉल पार्टी सपोर्टेड बाय दलित वोटर्स। शुरू में दलित जो थे इनको सपोर्ट करते थे, पंजाब हरियाणा यूपी इन तीन स्टेट में खास करके। बट इन 1989 एंड 1991 इलेक्शंस इट अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। सो पहली बार 1989 और 91 में BSP जो है जीत गया था उत्तर प्रदेश में और सरकार भी बनाया था। BSP अंडर कांसीराम लीडरशिप वाज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। प्रैग्मेटिक मतलब होता है साइंटिफिक, आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि साइंटिफिक पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते थे। इट डिराइव्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द बहुजन दैट SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जो है मेजोरिटी है इंडिया में, और अगर वो साथ मिल जाते हैं तो दे कैन बिकम ए फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स और ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर नंबर। तो न्यूमेरिकली अगर चारों मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है, बाकियों से ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरह से दे कैन बिकम ए पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। सो ठीक है, सो होपफुली समझ में आ गया बहुजन समाजवादी के बारे में और बैमसेफ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ BSP अंडर कांसीराम। तो ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर ही आपको लिखना है इसमें भी। नेक्स्ट ठीक है, सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो था वो एक हिंदुत्व पार्टी या हिंदुओं का सपोर्टर इस तरह का पार्टी डेवलप हो गया था। ठीक है, सो हिंदुत्व पार्टी के रूप में BJP किस दो इंसिडेंट की वजह से आया था। ठीक है, सो पहला है शाहबानो केस और दूसरा है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1986। ठीक है, सो देखते हैं। सो इन दिस केस शाहबानो केस के बारे में बता रहे हैं। इन दिस केस 62-year-old divorced Muslim women had filed a case for the maintenance from her former husband। एक शाहबानो जो एक लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी जो कि जिसको डाइवोर्स हो गया था, हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया था, तो उसने एक केस फाइल किया जिसमें कि वो अपने पहले हस्बैंड जिसने डाइवोर्स दिया था उससे मेंटेनेंस के लिए पैसा मांग रही थी। ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए पैसा देना चाहिए। द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लॉ सॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज ए इंटरफेरेंस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो एक चीज़ हमें समझना है कि इंडिया में मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ है, यानी कि ऐसा मैटर जो कि जो फैमिली हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, ये सारे जो मुस्लिमों का रीति रिवाज है, इसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसे मुस्लिम अपने लॉ के हिसाब से डील करते हैं, नॉर्मल लॉ अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जब शाहबानो ने इस
प्रॉब्लम को कोर्ट तक ले गई, तो कोर्ट ने बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरफेयर किया इसमें और बोला कि उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। अब जब मुस्लिमों को ये बात पता चला तो मुस्लिमों ने बोला कि ये तो हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। देखो, अब उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था और कांग्रेस के गवर्नमेंट पर जब मुस्लिम लीडरों का दबाव पड़ा तो उन्होंने एक लॉ बना दिया। क्या लॉ था? मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और इस लॉ के बेसिस पे, इस एक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि शाह बानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उस जजमेंट को नलिफाई करते हैं, ख़त्म कर देता है। ठीक है। सो द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मेनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। देखो, इसको हर लोगों ने अपोज किया, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ग्रुप भी इसको इस गवर्नमेंट के स्टेप को क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज ए अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप। देखो, अब इसका फ़ायदा उस समय बीजेपी जो था उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसने बोला कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरह का स्टेप उठा रहा है जो कि सही नहीं है, और इस तरह से कांग्रेस जो है, इन ऑर्डर टू गेट वोट फ्रॉम द कांग्रेस, इन ऑर्डर टू गेट वोट फ्रॉम द मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, कांग्रेस इज टेकिंग सच स्टेप्स। तो इस तरह का, सो इस बात पे बीजेपी को फ़ायदा हुआ था इलेक्शन में। और दूसरा एक ये था द ऑर्डर ऑफ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। क्या ऑर्डर था? इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। द कोर्ट ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद प्रेमाइसेस बी अनलॉक्ड सो दैट हिंदू कुड ऑफर प्रेयर विच दे कंसिडर एज ए टेम्पल। देखो, पहले ये केस जो था बाबरी मस्जिद का केस जो था वो ब्रिटिश के समय भी ब्रिटिश कोर्ट में आया था, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने इसको लॉक कर दिया था और नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम्स वर अलाउड टू वर्शिप इनसाइड दिस मस्जिद। और हिंदू क्लेम कर रहे थे कि ये मस्जिद जो है राम टेम्पल को तोड़ के बनाया हुआ है, और इस तरह से वो चाहते थे कि यहाँ पर मस्जिद हटा दिया जाए और यहाँ पर टेम्पल बनाया जाए। सो सम हिंदू बिलीव दैट बाबरी मस्जिद was built after demolishing the temple for Lord Rama। ठीक है। So the dispute took the form of a court case and has continued for many decades। बहुत सालों से चला रहा था ये। ठीक है। As soon as अब लेकिन 1986 में ये फैजाबाद कोर्ट ने बोला कि उस मस्जिद को लॉक को खोल दिया जाना चाहिए और उसमें हिंदुओं को शुड बी अलाउड टू वर्शिप। एज सुन एज द लॉक्स ऑफ द बाबरी मस्जिद वर ओपन, मोबिलाइजेशन बिगिन टू बोथ द साइड। तो मुस्लिम में भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, लोगों को एनकरेज ये किया गया, इधर हिंदुओं में भी मोबिलाइजेशन शुरू किया गया। सडनली द लोकल डिस्प्यूट बिकम ए मेजर नेशनल क्वेश्चन एंड टू कम्युनल टेंशन। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि दंगा हो जाएगा। मुस्लिम भी अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, हिंदू भी अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि माहौल बिगड़ने वाला है और दंगा होने वाला है। द बीजेपी मेड दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल प्लान। बीजेपी in order to generate public support took out a massive march called रथ यात्रा। देखो, उस समय क्या हुआ कि बीजेपी जो थे उसने सोमनाथ गुजरात से एक मार्च किया, और इसके मेन इंस्ट्रूमेंटल थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, और अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए हिंदू, और ये जहाँ जहाँ भी गया वहाँ पे लोग आए, सुने अपने लीडरों को, और इस तरह से दे सपोर्टेड कि ये सही हुआ है, फैजाबाद का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सही है हिंदुओं के लिए। इन दिसंबर 1992 द ऑर्गेनाइजेशन supporting the construction of temple had organized a car सेवा for building the राम टेम्पल। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा था ऑन 6 दिसंबर 1992 एंड डेमोलिश द मॉस्क। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग हिंदू वहाँ इकट्ठा हुए थे अयोध्या में राम टेम्पल बनाने के लिए सपोर्ट में आए थे वहाँ पे, ऐसे लोगों ने क्या किया कि वो जो बाबरी मस्जिद था उसको तोड़ देते हैं, डेमोलिश कर देते हैं। द न्यूज़ लेड टू क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस तरह से बहुत जगहों पे इंडिया में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया।
वायलेंस शुरू हो गया। द वायलेंस इन मुंबई एरप्टेड अगेन इन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यू फॉर 2 वीक्स, और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद बाई कार सेवक, जो लोग वहाँ पे गए थे सपोर्ट करने के लिए अयोध्या, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इससे हम देखते हैं बीजेपी, आई मीन इंडिया में बीजेपी स्ट्रांग होने लगता है ये 2 इंसिडेंट के बाद, और कांग्रेस जो है उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंशन द, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोड आफ्टर द इवेंट्स ऑफ अयोध्या। अयोध्या के बाद क्या हुआ, ये तो ठीक है वहाँ तोड़ दिया गया, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे दंगा वगैरह होने लगा, लेकिन और क्या क्या हुआ था उसके बाद से। द स्टेट गवर्नमेंट विद बीजेपी एज ए रूलिंग पार्टी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो कांग्रेस का था, ये तो हमें पता है कांग्रेस का गवर्नमेंट था, और बाकी बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी का भी गवर्नमेंट था उस समय, जैसे यूपी में था, महाराष्ट्र में था। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स में यूपी का गवर्नमेंट था, सॉरी बीजेपी का गवर्नमेंट था। तो पहला स्टेप कांग्रेस ने ये उठाया, पहला स्टेप उठाया कि जितने भी स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आई मीन डिसमिस कर देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 356, ये आर्टिकल है जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे स्टेट का मशीनरी फेल हो गया, एंड इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी इन स्टेट। तो इस आर्टिकल को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 स्टेट में जहाँ पे बीजेपी का रूल था वहाँ पे इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, ठीक है। सो ए केस ऑफ अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंस ही हैड गिवन एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। देखो उस समय कल्याण सिंह जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो उन्होंने पहले से एक गिवन अंडरटेकिंग दे रखे थे सुप्रीम कोर्ट में कि उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो है बाबरी मस्जिद उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उनके खिलाफ एक केस किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी सेटअप किया ये पता लगाने के लिए क्या कारण था डिमोलिश होने का बाबरी मस्जिद। देयर वाज आल्सो अ डिबेट इफ द इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट टू ऑल इंडियन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो भी कुछ लोग क्वेश्चन पुट करने के, क्या इंडिया अब सेकुलर रह गया है, क्या इंडिया में हर धर्म के लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन अब रेज किया जाने लगा। अब आते हैं नेक्स्ट और एक इंसिडेंट जो हुआ था जिसको हम गोधरा कांड बोलते हैं, इंसिडेंट गुजरात में हुआ था, एंटी मुस्लिम रॉयट जो था, ठीक है। In February March 2001 a large scale violence against Muslim took place in गुजरात। तो मुस्लिमों के खिलाफ एक वायलेंस हुआ था वहाँ पे, इसका क्या कारण था और देखते हैं हम उसको। द इमीडिएट कॉज वाज एन इंसिडेंट दैट, वैसे तो खैर टेंस का माहौल बने हुआ था, लेकिन एक इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट एरप्ट हुआ था, शुरू हुआ था। द इमीडिएट कॉज वाज द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट द स्टेशन कॉल्ड गोधरा। गोधरा एक स्टेशन है गुजरात में। वहाँ पे क्या हुआ कि ए बोगी ऑफ ट्रेन दैट वाज रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या एंड वाज फुल ऑफ कार सेवक। कार सेवक मतलब वो लोग जो अयोध्या गए हुए थे साधु संत सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, उसको हम कार सेवक बोलते हैं। तो एक ट्रेन आ रहा था जो कि अयोध्या से आ रहा था, उसमें बहुत सारे कार सेवक थे, और इस जो ट्रेन था वैसे बहुत सारे उसमें बोगी थे, ठीक है, बोगी मतलब कंपार्टमेंट। तो जिस कंपार्टमेंट में कार सेवक थे, ठीक है, कार सेवक थे, उस कंपार्टमेंट में आग लग जाता है और बहुत सारे कार सेवक उसमें मर जाते हैं, ठीक है। सो इससे अब देखो, सस्पेक्टिंग द हैंड ऑफ मुस्लिम, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें मुस्लिमों का हाथ है, क्योंकि ये ट्रेन जो था वो बनारस से आ रहा था और अहमदाबाद जा रहा था, जिसमें कि एक कंपार्टमेंट था जिसमें सारे अयोध्या में गए हुए कार सेवक थे, और उसी बोगी में आग लग जाता है। अब इसमें जो हिंदू का सस्पेक्ट होता है कि मुस्लिमों ने आग लगा दिया, क्योंकि ये लोग जो थे साधु संत थे जो कि वहाँ से आ रहे थे। लार्ज स्केल वायलेंस बिगेन इन मेनी पार्ट ऑफ द गुजरात अगेंस्ट द मुस्लिम फ्रॉम दैट। उस दिन से बहुत सारा दंगा शुरू हो गया और बहुत सारे वायलेंस होने लगे। द वायलेंस कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ, एक महीना तक हिंदू जो थे वो वहाँ पे मुस्लिमों के ऊपर अटैक करते रहे। नियरली 110 पीपल मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस वायलेंस, और ज़्यादातर मुस्लिम मारे गए इसमें।
The National Human Rights Commission criticized the Gujarat government role in failing to control violence, provide relief to the victims and prosecute the preparedness of this violence. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पे एक्चुअली फेलियर ऑफ गुजरात कुछ इश्यूज पे उनका एक मत था और एक कंसेंसस था, एक ही ओपिनियन था। कौन से ये इश्यूज थे? तो पहला पॉइंट है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन था, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा था। हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने लगे थे। तो ये पॉलिसी जब 1991 में अडॉप्ट किया गया, उस समय के इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमने गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट किया और आज भी हर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड क्लास। आपको पता है कि इंडिया में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और रिजर्वेशन के से पहले कुछ ऑपोजिशन था अलग अलग पार्टियों में, लेकिन वंस इट वाज पास्ड एवरी पार्टी स्टार्टेड सपोर्टिंग इट, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई पार्टी इसको अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट, रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो 1989 के बाद हम देखते हैं कि एक कंसेंसस इस पे आया था कि अब से जो बड़े बड़े पार्टी थे, कांग्रेस, बीजेपी, इनको ये समझ में आने लगा था कि अब बिना जो स्टेट पार्टीज हैं, बिना रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट के वो सेंटर में सरकार नहीं बना सकते, केंद्र में सरकार नहीं बना सकते, और अब इनका रोल भी उनको समझ में आने लगा था। और इस तरह से इंडिया बिकम मोर डेमोक्रेटिक नाउ आफ्टर दिस सच टाइप ऑफ कोएलिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको भी हर पार्टी ने समझ लिया था कि इट इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट। और नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। देखो, प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि साइंटिफिक, ठीक है, प्रैक्टिकल, और आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियोलॉजी होता है। तो पहले जो था कि कोई भी पार्टी जो थे उनका अपना आइडियोलॉजी था, अपना प्रोग्राम पॉलिसी था, उसके बेसिस पे वो चलते थे, और जो लोग इस आइडियोलॉजी, इस प्रोग्राम पॉलिसी को सपोर्ट करते थे वो उस पार्टी के मेंबर थे, और उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे। बट 1991 के बाद ये लगने लगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी तरह सरकार बनाना है, और इसके लिए सरकार बनाना एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव था हर पार्टी का। उसके लिए वो अपने आइडियोलॉजी को छोड़ने को भी तैयार थे, किसी भी अलग अलग आइडियोलॉजी के पार्टी से जुड़ के कोalition गवर्नमेंट बनाने को भी तैयार थे। यही हमने देखने को मिलता है, एनडीए गवर्नमेंट जो बना था और यूपीए गवर्नमेंट बना था, वो ये जो था, हालांकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी थे केम टुगेदर, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक ही आइडियोलॉजी हो। सो दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल। ठीक है, सो ये था कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी ने का सहमति था, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट किया, और दे हैव सेम कंसेंसस ऑन दीज इशू। नेक्स्ट है व्हाट इज अलायंस पॉलिटिक्स। अलायंस पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स जिसमें बहुत सारे पार्टी जो थे दे कम टुगेदर एंड ट्राई टू फाइट इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन एंड कम टू पावर, एंड वंस दे कम टू पावर दे फॉर्म गवर्नमेंट जॉइंटली। ठीक है, सो व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, जब कोई पार्टी को मेजोरिटी मिलता है उस समय दो से ज़्यादा पार्टी जो होते हैं हैविंग सिमिलर आइडियोलॉजी, या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। और बट टुडे अलायंस पॉलिटिक्स हैव बिकम मोर पॉपुलर। देखो, आज हर पार्टी चाहता है कि जीते, लेकिन उसे पता है कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेगा तो जीत नहीं सकता, इसलिए वो इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे पार्टी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, और इस तरह से मिल के इलेक्शन लड़ने को ही हम बोलते हैं अलायंस पॉलिटिक्स। ठीक है, सो व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991 में। ठीक है, सो बीजेपी कब बना था, और ये सब कुछ क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।